मैंने स्टार्ट किया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं बोला था कि ज़्यादा क्वेश्चन तो इस पे सॉल्व नहीं होता है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाता है, बिल्कुल, है ना। अभी स्टार्टिंग है, अब कुछ पढ़ाई होगी तब तो ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाएंगे, अभी तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं है ज़्यादा। तो एक क्वेश्चंस मैंने स्पीड वाला बताया था, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे राइट करेंगे। एक दो क्वेश्चंस और करवाते हैं, फिर इसके बाद जो सेकंड इसका टाइप है कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए। A glass slab of thickness D equals to 10 centimeter and refractive index 1.5. What is time taken by light to cross glass slab? गिवन C इक्वल्स टू, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको पता ही है, 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। देखिए हम डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, कुछ वर्कआउट एग्जाम्पल्स इसको बोलते हैं, ये करवाएंगे तभी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्लास में ही आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है और देखते हैं कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो फिर हम करेंगे। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। कितना आया? जल्दी करो। टाइम कितना रहा बाबू? 5 × 10⁻⁻10 सेकेंड। इसको नैनो सेकंड में बताइए कितना होगा। टाइम तो बहुत कम लग रहा है ना, लगेगा भी कम। लाइट की स्पीड इतनी हाई है, लाइट की स्पीड इतनी हाई है कि ओनली 10 सेंटीमीटर के ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में टाइम तो नेग्जिलेबल लगेगा, बहुत कम लगेगा टाइम। तो पता नहीं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, मुझे नहीं पता है। इसको नैनो सेकंड में बताइए कितना होगा। नैनो का तुम्हारा नेम पता होगा। देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए ग्लास स्लैब को पास करने में कितना टाइम लगेगा, यही ना। तो C जो है ये तो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, तो ग्लास स्लैब में जब जाएगी लाइट तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी।
तो ग्लास स्लैब में लाइट की स्पीड हम आपको बताए हैं, याद नहीं है कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, दिस इज v इक्वल्स टू c बाई म्यू। अभी c बाद में पुट करेंगे, c बाई 3/2, 1.5 दिया है, 3/2 राइट कर दिया, कितना आया ये 2c/3। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस d है बाद में पुट करेंगे, और स्पीड कितना हुआ v, तो d इक्वल्स बाई v कितना है 2c/3, तो 2c नीचे आ गया, 3 ऊपर आ गया, 3d/2c हुआ। तो 3 इंटू, अब d पुट कीजिए, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना, डिवाइडेड बाई 2, c की वैल्यू कितनी हुई 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है बाबू, ये 3 इस 3 को मार दिया, ये हो गया 5 इंटू 10, ऊपर गया तो कितना हुआ -10 सेकंड। सही है आपका आंसर, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 सेकंड, आपका आंसर सही है। अब इसको मैं बोलूं कि नैनो सेकंड में चेंज करो, तो 10 टू द पावर -9 जो है इसी को बोलते हैं नैनो। तो 10 टू द पावर -9 इसमें है, और एक 10 टू द पावर -1 है। अरे भाई, इसको नैनो सेकंड में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखेंगे ना। तो 10 टू द पावर -9 तो नैनो हुआ, तो बचा कितना 10 टू द पावर -1, ये डिवाइड हो जाएगा 0.5। तो इस तरह का हम लोग आंसर नैनो सेकंड में देते हैं, क्योंकि इतना ये कम है कि इसको सेकंड में मेजर करना बेवकूफ़ी होगी। हम लोग इसका आंसर किस में देंगे, नैनो सेकंड में। तो 0.5 नैनो सेकंड कितना हो गया, 0.5 नैनो सेकंड। लिख लीजिए यहाँ पर, 1 नैनो सेकंड में 10 रेज़ टू द पावर -9 सेकंड होता है। चलिए बना लीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, light passes through multiple media of thickness d1, d2, d3 in multiple media of thickness d1, d2, d3 up to dn, and their रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है, आर μ1, μ2, μ3 अप टू μn। एकदम इजी क्वेश्चन है। फाइंड टाइम टेकन by light to cross in multiple media। साढ़े 10 बजे आ रही हो जी तुम, तो पहले चलिए, 10 बजे से क्लास है ना। चलो बाबू, इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं, देखो अरे ये सब
मुझे नहीं पढ़ाना है ना, ये तो 6-7 क्लास के बच्चे करते हैं, हमको तो ये प्रोसेस पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हूं, है ना। लिखो क्वेश्चन जल्दी। देखिए जो मैं पढ़ाया हूं और जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैं पढ़ाया हूं, लिखवाया हूं, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो जब मैं पढ़ा दिया हूं तो फिर अब उसको क्वेश्चंस क्यों करवाऊं। मान लो कि सी का फॉर्मूला बताया 1/√ε0 × μ0, तो लिखा हुआ है ना, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा आप। चलिए, जो लिखवा दिया हूं डायरेक्ट फॉर्मूला वो नहीं करवाऊंगा, इसको कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, उसको कीजिए। बनाते हैं, देखिए देखिए यहां पर n मल्टीपल मीडिया है। पहला जो मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है d1, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1। दूसरे का d2, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तीसरे का d3, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। ऐसे ऐसे करते करते n तक है। देखिए ना, एक लाइन में सॉल्यूशन कर देते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला डिस्टेंस कितना है d1, और इसमें लाइट की स्पीड हो गई v1। दूसरा कितना डिस्टेंस है d2, उसमें लाइट की स्पीड कितनी हो गई v2। तीसरा d3, लाइट की स्पीड v3। ऐसे ऐसे dn, लाइट की स्पीड vn। अब यहां पर आओ, डायरेक्ट लिख रहे हैं। स्पीड निकालनी है तो c/μ, तो d1 यहां पर c हो जाएगा c/μ1 होगा ना, तो μ1 चला जाएगा ऊपर। इतना अब हमको करने दीजिए, अब इतना लिखवाइएगा तो कैसे काम चलेगा। c होगा, इसमें कितना हो जाएगा μ2 × d2/c। ये कितना हो जाएगा μ3 × d3/c। ऐसे ऐसे कितना μn × dn/c। अब देखिए यहाँ से 1/c कॉमन आ रहा है, कितना बचा μ1 × d1 प्लस μ2 × d2 प्लस μ3 × d3 अप टू μn × dn। तो पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो ये आपको सिग्मा मिला होगा, है ना। क्या लिखेंगे μi × di। ये मेरा टास्क नहीं है, ये 10th क्लास में मिला होगा आपको। i = 1 to n। इसका क्या मतलब हुआ, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा μ1 × d1 प्लस μ2 × d2 प्लस μ3 × d3 अप टू μn × dn। तो यही टाइम टेकन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन ये आता है तो इस तरह का आंसर आपको करना होगा। ये आंसर हो गया, बोलो ठीक है। एक देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं हम आपको। शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन। बता रहा है ना कि एक आइस स्लैब है, ACV का क्वेश्चन है, AC वर्मा की क्वेश्चन है एक्सरसाइज की। एक आइस स्लैब है, कह रहा है कि जो लाइट है, लाइट इसका थिकनेस दिया हुआ है 1 मीटर।
इसका थिकनेस कितना है 1 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं 1 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। लाइट इंसिडेंट हो रहा है एट एंगल 45 डिग्री एंड रिफ्रैक्ट हो रहा है इससे एट एंगल 30 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस आइस स्लैब। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, फर्स्ट जो क्वेश्चंस करवाए वैसा ही क्वेश्चन ये भी है ना, लेकिन क्वेश्चन में चेंजिंग है। अभी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन दूंगा तो आपको है ना समझ में आ जाएगा। अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, ये वाला या इसके पहले वाला, उसमें लाइट को हम क्या किए थे, नॉर्मली इंसिडेंट किए थे। तो उसमें क्या हुआ, बेंडिंग नहीं हुआ, नॉर्मली रिफ्रैक्ट किया। इसीलिए उसमें जो है ना, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। लेकिन इसमें नॉर्मली इंसिडेंट नहीं कर रहा है। कितना एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है 45 डिग्री से, तो रिफ्रैक्ट भी करेगा। तो पता होना चाहिए कि एयर से जा रहा है ना आइस में, तो आइस एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स बेंडिंग नॉर्मल होगी। तो आर जो होगा, अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा, लेस होगा आइस से। तो है, ठीक है, दिया है, क्वेश्चन सही लग रहा है, 30 डिग्री है। अब पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा लाइट इस आइस स्लैब को क्रॉस करने में, यदि आइस स्लैब का थिकनेस 1 मीटर है। तो मुझे करवाने दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें रिफ्रैक्शन का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अभी पढ़ाए नहीं है हम, नहीं पढ़ाए तो क्या हुआ, फर्स्ट डे आए थे तो थोड़ा सा तो बेसिक बता ही थे, तो उतना अगर जान आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखने का काम बहुत फास्ट करो, समझने का काम स्लो करो। देखो क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है वो बाद में देखा जाता है। हाउ टू सॉल्व अ गिवन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको बाद में देखना है। क्वेश्चन में पहले ये देखना है कि क्या कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है जी, टाइम। तो टाइम सीधा आपको पता है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आइस स्लैब का डिस्टेंस दिया हुआ है, अरे यही ना थिकनेस है, जो थिकनेस है वही ना थिकनेस वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा लाइट को। तो डिस्टेंस तो दिया हुआ है, अब भी चाहिए, तो भी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट की स्पीड। यही पुट होगा, ये नहीं पुट होगा, ये तो वैक्यूम में होता है और एयर में होता है। यहाँ इस आइस स्लैब में कितनी होगी स्पीड, सी से कम होगी, तो कितनी होगी ये अगर पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन बन जाए। तो इसके लिए क्या होगा, v इक्वल्स टू सी बाई म्यू, v इक्वल्स टू सी बाई म्यू ना। तो c तो चलो पता है, 3 × 10⁸ कर देंगे। म्यू कहाँ से आएगा, इस आइस स्लैब का म्यू दिया है, नहीं दिया। वैसे भी जो मैंने आपको चार्ट बताया है उसको मैं बोला हूँ कि याद रख लीजिए, वो दिया रहता है वैल्यू, है ना। आइस स्लैब का तो मैं नहीं बताया था,
देखिए इसके पहले मैं ग्लास वाला दिया था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 राइट कर दिया था, तो राइट किया रहेगा, उसको आपको याद भी नहीं करना है। इसमें तो नहीं दिया है। तो व्हाट इज माय फर्स्ट टारगेट? टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस आई स्लैब। ओके, तो फिर उस स्थिति में म्यू फाइंड करने के लिए अब हमको लग रहा है कि इसका और इसका यूज करना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई किया करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि म्यू कितना आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे यही आपका आइस स्लैब, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले लिया म्यू। यहाँ क्या है बाबू? एयर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? अप्रोक्स 1। ठीक है। अब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, कितना एंगल हुआ? आई कितना दिया है बोलो? आई दिया हुआ है 45 डिग्री। देखो, मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं देता, अभी तो मैं स्नेल्स लॉ नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन फर्स्ट क्लास याद करो, उसमें मैं आपको बताया था। अब उतना तो आपको करना पड़ेगा ना। ये हो गया नॉर्मल, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन हुआ, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल इसकी बेंडिंग होगी। ऐसे जाएगी ना लाइट? ऐसे नहीं जाएगी ना। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने बनवाया था उसमें लाइट को मैं नॉर्मली इंसिडेंट करवाया था, तो ऐसे जा रही थी लाइट। ये वाला एंगल होता है आर। आर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना मैंने आपको बताया है। कैसे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1 इंटू साइन का एंगल लेंगे ये वाला। अरे म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इंटू साइन थीटा क्या होता है? कांस्टेंट। चलो, फर्स्ट मीडियम ये है एयर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1। देखो, जैसे बता रहा हूं वैसे सीखो, नहीं तो 10th क्लास में जो स्नेल्स लॉ आपको पढ़ाया गया है ना, वैसे याद कीजिएगा। साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1 की म्यू 1 बाई म्यू 2। तो फिर 12th क्लास में नहीं हो पाएगा, हर जगह एरर होने लगेगा। ऐसे करेंगे कभी एरर नहीं होगा। कितना है थीटा की वैल्यू? आई है 45। कितनी हो गई? साइन 45 इक्वल्स टू कितना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू इंटू साइन कितना है एंगल? 30। अब यहां से इसको सॉल्व करके म्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 45 कितना होता है बाबू? साइन 45 कितना होता है? 3। तो बोलो कि साइन 45 1/√3 होता है। साइन 45 ये बोल रही है कि 1/√3 होता है। अब बोलिए, अब क्या करें? साइन 45 हुआ 1/√2। इतना आप देखिए, अभी तो इनिशियल क्लास है, तो इतना मैं पूछ भी ले रहा हूँ आपको। सिलेबस का लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरे ऊपर, तो इतना पूछने का टाइम है। तब पूछेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कम, सिलेबस बहुत फास्ट करना पड़ेगा ना। म्यू साइन 30 हो गई 1/2। अरे बोलो, ये वाला इसको मार दिया, √2 हुआ। म्यू कितना आ गया? अरे बोल, √2। चलो, एक काम हो गया, जल्दी बनाओ। एक काम हुआ, अभी एक और इसमें लोचा है। एक खेल और खेलना पड़ेगा हम लोगों को। एसी वर्मा का क्वेश्चन है ना, एक स्टेप में नहीं सॉल्व होता है। कितना इजीली स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम।
देखो अब आगे देखो, अब तो बन गया ना। तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, थिकनेस 1 मीटर, बाई स्पीड कितना निकालेंगे, c बाई म्यू। नहीं, तब तो आ जाएगा। यहाँ पे d कितना पुट करेंगे, डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है लाइट, 1 मीटर। यही मिस्टेक हो जाएगा आपसे। यहाँ पे आई है ना, ये जो आई स्लैब है इसकी थिकनेस ये होती है ना, ये वाला डी है ना, डी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। कभी तुम बोल रही हो कि सर यही डी पुट कर लेंगे, तो लाइट ऐसे पास करती तब ना। अभी जो क्वेश्चंस 2 करवाए थे उसमें लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करवाया गया था, नहीं लिखा था तो नॉर्मली था। यहाँ तो लाइट ऐसे पास कर रही है बाबू, तो इसने डिस्टेंस कौन सा कवर्ड किया, ये वाला किया कि ये वाला कवर्ड किया। यहाँ पर नेमिंग कर दो, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये वाला हो गया पॉइंट सी। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो यहाँ पर जो लाइट है वो कौन सा डिस्टेंस कवर्ड कर रही है, ए बी कर रही है कि ए सी कर रही है, ए सी कर रही है ना। और नो डाउट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो डी तो नहीं होगा, जो थिकनेस डी दिया है वो तो नहीं होगा ना, है ना क्वेश्चन में लोचा। यानी कि हमको अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड ए सी निकालना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल ज्योमेट्री है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल कितना है 30, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस समझ में आता होगा, है ना। ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस एंगल के लिए ये बेस हुआ ना, तो कॉस अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए cos 30 इक्वल्स टू बेस, बेस कौन हुआ रे, ए बी ना, ए बी बाई हाइपोटेनस कौन हुआ, ए सी। ए बी कितना है डी, और ए सी मुझे फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू डी बाई ए सी। ए सी कितना हो गया 2D बाई √3। ए सी हो गया 2D बाई √3, यही डिस्टेंस कवर्ड हुआ ना। चलिए, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ए सी बाई स्पीड कितना हुआ भी, ए सी कितना आया अरे 2D बाई √3, और स्पीड कितना हुआ c, c बाई म्यू कितना है √2। अरे बोलो बाबू, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 2√2d बाई √3, d 1 मीटर है ना, तो 2√2 इंटू 1 बाई √3 मीटर, यानी कि 2√2 बाई √3 मीटर, सॉरी सेकंड, हाँ सेकंड। इसको चाहो तो सॉल्व कर लेना। अरे 1.4 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1.7 से डिवाइड कर लेना। बोलो, तो एसी वर्मा क्वेश्चन का लेवल समझ में आया। तो इस लेवल का क्वेश्चन अगर आपको करने आएगा देन यू कैन कम्पीट जेई और नीट। तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको एसी वर्मा का वर्कआउट एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अब इसको स्टॉप किया जाए, हो गया। कितना क्वेश्चंस करवाएं आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड टाइप पे स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
Today we are going to start topic number 2. Now topic number 1 ही है, इसमें सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड हेडिंग दो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग दो 2 नंबर दे करके, टॉपिक नहीं 2 दे दो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, देखिए इसमें वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव का मीनिंग होता है कि एक को दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है। इसमें आपको एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये कंपेयर करने से ही पता चलता है कि किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से अगर 1 से ग्रेटर आ रहा है, मान लो कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है फर्स्ट मीडियम से, तो सेकंड वाला डेंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला रेयरर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे मैं बोलूं ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 3/2, 1.5, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1। तो जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। तो इस बात समझ में आ रही है। उल्टा पूछ दे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना टाइम्स है, तो 1/1.5 टाइम्स है। तो 1.5 टाइम्स मीन्स ग्रेटर देन 1 और 1/1.5 टाइम्स मीन्स लेस देन 1। तो हम बोले तुमसे कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देखो कैसे रेड करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कितना भी आएगा ये 1.5। कैसे आया मैं बता रहा हूं। यहां पर लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ग्लास की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.5, और एयर की कितनी है, 1। कितना आ गया ये 1.5। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उल्टा क्वेश्चन भी हम पूछ सकते थे, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखो कैसे लिखते हैं, कैसे रेड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखो ये ऊपर है ये नीचे है ना, तो कुछ नहीं ऐसा ही करो, क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू ए बाई म्यू जी। म्यू ए कितना 1 और म्यू जी कितना 1.5। तो 1/1.5 यानी कि 2/3, 3/2 हुआ तो 2/3। इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जब भी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें आपको 2 मीडिया लेना होगा। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। इस दोनों को क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ। 11th क्लास में हम जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी होता है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी सेकंड के रिस्पेक्ट में, या सेकंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, दोनों को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, इसे दोनों को बोलेंगे ना जी। अरे बोलो, अब 1, 2 में कुछ भी हो सकता है, एयर, ग्लास, ग्लास वाटर, डायमंड, कुछ भी हो सकता है ना। इसमें हम ये भी नहीं बोल रहे कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है, वो सब बाद में। इसको क्या पढ़ेंगे, रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सेकेंड मीडियम, एम से मीडियम, एम स्टैंड्स फॉर मीडियम, कंपेयर टू नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू, WRT पढ़े होंगे, विथ रेस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम। और इसको क्या रेट करेंगे बोल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फास्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। चलिए ये पहली बात बताए, चलो अब यहां से स्टार्ट करो इसका डेफिनीशन। डेफिनीशन बता रहे हैं, लिखो जल्दी। तो ऐसा है, डेफिनेशन में क्या लिखे अभी हम बता चुके हैं, किसी एक को डिफाइन कर दो। चलो इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। मैंने अभी बताया ना μ1/μ2 होगा, ये कितना होगा μ2/μ1। तो डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गया है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपके नोट्स में है ना रिटन में होना चाहिए। तो कोई एक लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हम यही लिखते हैं, है ना। लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले ही बता दिया कि इसको और इसको दोनों को क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसी को लिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, सिंबल में लिख दो μ12 इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ absolute refractive index of first medium and absolute refractive index of second medium। चल बाबू समझ में आ गया, देखो जल्दी। चलिए अब हम लोग एक्सप्रेशन देखें, इजी है। जो मैं एब्सोल्यूट आपको पढ़ाया था उसके कंपेयर में बहुत इजी है, उसमें तो बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको, उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी यूज आने लगा था। ये सिंपल है ना। एक दो बातें मुझे आपको बतानी है जिसका कि एप्लीकेशन मैं आगे करने वाला हूँ स्नेल्स लॉ में, तो सब बात को ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए एक्सप्रेशन देखिए, इसमें पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट वाइज बता रहे हैं, दो चार पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। अभी मैंने बताया आपको कि μ12 कैसे पढ़ेंगे, μ12 या पूरा बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कोई एक लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कितना होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ध्यान देना, ठीक है बाबू, अरे बोलो। अब देखो याद करो मैं क्या पढ़ाया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है कि नहीं होता है। तो μ1 कितना हो जाएगा, C/V1। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है V1 और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है V2, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V ना हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, अरे बोल V2/V1, अरे CC तो कट जाएगा, इसको लिखेंगे C/V1, नहीं लिख रहे हैं, टाइम नहीं है इतना। और μ2 को कितना लिखेंगे, C/V2, तो V2 चला जाएगा ऊपर, उल्टा होता है ना, μ1/μ2 राइट करेंगे तो कितना होगा, V2/V1। अब सेकंड मीडियम का वेवलेंथ है λ2,
फर्स्ट मीडियम का वेवलेंथ है लेमडा 1, तो आपको बताया है कि वन मीडियम से अनदर मीडियम के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। तो v इक्वल्स टू न्यू लेमडा, तो v2 इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा 2, v1 इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा 1, न्यू न्यू कैंसिल, कितना आ गया लेमडा 2 बाई लेमडा 1। इसको याद रखो। स्नेल्स लॉ में अगर मैं इसको राइट करूंगा तो उस समय मत बोलिएगा कि क्या कर रहे हैं सर, जहां हमको μ1 बाई μ2 मिलेगा मैं तुरंत v2 बाई v1 लिख दूंगा, इक्वल्स टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 लिख दूंगा, तो उस समय परेशान मत होइएगा, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर साइड में लिख दीजिए कि ये कैसे हुआ, इसको भी साइड में लिख दीजिए कैसे हुआ। अब तो समझ में आ जाएगा ना। सिमिलरली देखो जल्दी, सिमिलरली देखो, ये लिखना हो तो कितना हो जाएगा μ2 बाई μ1, अरे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो ये कितना होगा बाबू मेरे जल्दी बोलो, v1 बाई v2, वेरी गुड, इसी पर इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2, वेरी गुड। चलो ये दो बात तुमको समझ में आ गई ना। अब देखो आगे एक दो पॉइंट और बताऊंगा, मैंने यही है, फिर इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा जल्दी। ये पहला पॉइंट में दोनों, देखिए दूसरा पॉइंट क्या बताने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कितना है μ1 बाई μ2, और μ21 कितना है μ2 बाई μ1, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं। मतलब ये वाला यहाँ शिफ्ट कर दें, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर दें तो उल्टा हो जाएगा। मान लो कि इसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया, ये आया 3, μ12 की वैल्यू कितना आया है, मान लो कि 3, तो पूछे तुमसे μ21 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई 3, नहीं होगी, देखो उल्टा है ना। अरे ये कितना है μ1 बाई μ2, ये कितना है μ2 बाई μ1, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देन आई कैन राइट दिस इक्वल्स टू 1 बाई μ21, अरे बोल, ठीक है। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा, वेरी गुड, यही बताना चाह रहे हैं, अभी क्वेश्चन देंगे इस पर। तो देखो μ12 उल्टा कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, μ21 दिस इक्वल्स टू 1, ये मेरा अगला पॉइंट था। बोलो सबको समझ में आया। अब इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाइएगा। चलो लिखो आप लोग भी। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट में जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया था, ये कितना होता है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, बताया था ना। हम एक काम करते हैं, अपने से कोई मीडियम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, फर्स्ट मीडियम का RI विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो ये क्या है, फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक थर्ड मीडियम ले लेते हैं, हम लिख रहे हैं फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम। अभी हम देख लेंगे कि सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। आज सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम के रिस्पेक्ट में राइट कर रहे हैं। क्या किया, यहाँ पे एक मीडियम डाल दिया, यहाँ पर भी एक मीडियम डाल दिया। थोड़ा सा उसको तोड़ो तो कितना होगा, μ1 बाई μ3 डिवाइडेड बाई μ2 बाई μ3। तो μ3 तो कैंसिल हो गया, तो फिर तो वही बचा, नहीं बचा, अरे बोलो। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एब्सोल्यूट ना लिख करके हम किसी दूसरे मीडियम के
टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अपने से कोई मीडियम ले लेंगे, थर्ड मीडियम, और उसको यहाँ लिख देंगे और उसको भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो फिर वैसे ही सेट कर जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो तो ये 1/μ2 को लिख दिया μ3 लिख सकते हैं ना बाबू? अरे बोलो। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम इनटू क्या हो गया, फिर ये आ गया यहाँ थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आप इसको 2 को यहाँ कर दीजिए, 3 को यहाँ कर दीजिए तो डिवाइड में आ जाएगा ना। हाँ, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। कभी प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको राइट करेंगे। ये तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हुआ। सब बता देते हैं, पता ना किसका कम है ना कब यूज पड़ जाए। और देखिए अब एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, 4। हम आपसे पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अब 1, 2 के जगह पर रेयरर और डेंसर बोल रहे हैं। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? डेंसर के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा? μr/μd। अरे बोल, μr/μd होगा। तो रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट जो होती है वो तो कम होती है ना, और डेंसर मीडियम की क्या होती है? ज़्यादा। यानी कि ये कम है, ये ज़्यादा है। यानी कि जो रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में ये क्या होगी? लेस देन 1 होगी। पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रही हो और वो 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि आप फाइंड की हो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो μrd क्या होगा? हमेशा 1 से लेस होगा, ठीक है। अब देखिए फोर का ए था, 4 का भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस दिन क्लास में मैं बता भी रहा था जो क्वेश्चन दिया था। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। एग्जांपल दें, जैसे इसका एग्जांपल, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। अरे बोल, तो ग्लास क्या हो जाएगा? डेंसर, और वाटर क्या हो जाएगा? रेयरर। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में या वाटर के रिस्पेक्ट में? ये क्या होगा? डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। ये हो जाएगा μd/μr। तो नो डाउट डेंसर मीडियम की RI तो ज़्यादा होती है ना, और μr कम होती है, तो ये तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर आपको आंसर राइट करना है तो उसमें तो यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा। हम नहीं लिखेंगे, मैंने लिख दिया म्यू, तो आपको तो लगेगा ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नहीं, रिलेटिव में भी मैं म्यू लिख दूंगा, इतना मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये म्यू क्या है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। उस दिन गर्ल्स वही पूछ रही थी हमसे कि सर इसको म्यू नहीं लिख सकते हैं। नहीं, जब हम आंसर देंगे, आंसर म्यू के टर्म में दिया रहेगा, तो इसको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम है, तो हम इसको रिमूव ओमिट भी कर दें तो इसको हम म्यू पढ़ेंगे। इसी को म्यू बोलते हैं हम लोग आगे चल के। देखिए, म्यू का मतलब तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, लेकिन रिलेटिव में भी अगर म्यू राइट करना है तो क्या होगा? डेंसर का विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। आपको आंसर इसी के टर्म में देना है। मान लीजिए कि आपका आंसर ये वाला आ गया, इसको आपने सॉल्व किया, ये आ गया 1/4, तो आंसर क्या दीजिएगा? 4 दीजिएगा ना। ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1। एक बात और बता दें यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। लेमडा कितना हो जाएगा? रेयरर मीडियम में बाई लेमडा
डेंसर मीडियम में। और यहाँ पर लिख लो कि कितना हो जाएगा, V डेंसर बाई V रेयरर, लेमडा डेंसर बाई लेमडा रेयरर। लिख लो इसको भी। स्पीड भी लिख लो, तो बता चुके हैं, लिख ही लोगी है ना। यहां पर आकर के ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंप्लीट हो गया। तो जितना मैंने पॉइंट्स बताया है उतना पॉइंट्स है ना आपको रिकॉल करके याद करके आना होगा। क्लास ओवर कर देते हैं, टाइम नहीं, क्लास है ना केमिस्ट्री का, निकलिए। इतना पढ़ के आइएगा, कल भी मेरा ही क्लास लगेगा, वो नहीं है ना। कल आ जाइए, इतना पढ़ करके कल 2-4 क्वेश्चंस करवा देंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए निकलिए।